हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज ये 27 फरवरी हो चुका है। तो साथियों, आज के इस 27 फरवरी क्लास में हम लोग जीके और हिंदी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम पूरे 300 नंबर का होने वाले हैं, 300 नंबर में से 150 नंबर जीके और हिंदी के आने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी का एक अलग लेवल का टेस्ट होगा। जैसे कि आपके शिफ्ट में जीके से पूरे 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस क्लास में हम लोग शुरुआत में सबसे पहले 38 प्रश्न जीके के हल करने वाले हैं। उसके बाद आपके शिफ्ट में हिंदी के पूरे 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग सेकंड सेशन में 37 प्रश्न हिंदी के हल करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 75 प्रश्न में से मिनिमम 37 प्रश्न सही करना है। लेकिन हम आप सभी को एक अलग टारगेट देंगे कि आपको दोनों सेक्शन में इतना इतना स्कोर करना है। तो सबसे पहले हम लोग जीके में 38 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का कम से कम 25 प्रश्न सही होना चाहिए। ये अलग लेवल के प्रश्न होंगे, अलग लेवल का आपका टेस्ट होगा। एक तरह का आप रियल परीक्षा का प्रश्नों का टेस्ट करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हिंदी के जो 37 प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसमें कम से कम आप 20 से 22 प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। तो इतने का टारगेट आप मैक्सिमम लेकर चलेंगे, लेकिन खुद से आप मिनिमम 37 प्रश्न ठीक करने का प्रयास करिएगा। ओके, तो आप कितना कितना सही करेंगे दोनों सेक्शन में, लास्ट में स्कोर करिएगा। और एक भी प्रश्न पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगामी जो आपका पेपर 8, 9, 10 जून को होने वाले हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो इस पेपर में भी आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो साथियों, आप दीजिए इस टेस्ट को और देखिए कि आप सभी का जीके हिंदी में कितना स्कोर बनता है। क्योंकि भाई, यदि आप जीके और हिंदी में अधिक स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, बहुत ही अच्छे लेवल के एक एक क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास अपनी सुबह 11 बजे बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? सभी बताएंगे तो गोवा राज्य में किया गया था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33% है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी से सवाल पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किसके नाम से जाना जाता है? तो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप खुद से सभी सवालों का उत्तर दीजिए, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी और आपको खुद मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल पे है, किस पीक पॉइंट पे आप चलें इस टाइम। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है?
कौन सा संगठन है जो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो इंसीट करता है या विपो करते हैं? तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्यों को प्रदर्शित करता है? बताएंगे भारत के इन राज्यों में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? बताएंगे आप सभी। तो एक अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा गुजरात है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग ये 10 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए भाई। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी को ये हम 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें, इसमें आप सभी को 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आपको इसे खुद से सॉल्व करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि भाई हमने एक टेस्ट में पूरे 150 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आपको सबका उत्तर नीचे मिलेगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे, टीम मुझसे कहती है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप क्लास में ही बता दीजिए कि वो कैसे से सॉल्व करेंगे। दोस्त मेरे देखिए, इसमें हम आप सभी को 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को जीके प्लस यूपी जीके, हिंदी मैथ रीजनिंग करंट अफेयर के, ये जो इतना रहेगा ना, जीके हिंदी मैथ रीजनिंग करंट अफेयर, ये आपको तो सोल्यूशन के साथ मिलेगा। लेकिन जो ये 10 टेस्ट सीरीज है ना, इसे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। आप खुद से मेहनत करिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि 150 क्वेश्चन आपको एक टेस्ट मिलेगा, तो सबका जो उत्तर आएगा वो नीचे दिया रहे आपको। ओके, तो इसे आप सॉल्व करिए। जैसे कि आपके पेपर में 38 जीके, 37 हिंदी, 55 रीजनिंग और 20-25 आपको मैथ मिलेंगे, तो इसमें आपको ऐसे ही सेट किया गया है। टेस्ट का रूप होता है, जैसे सोल्यूशन तो आपको मिलेगा नहीं, सोल्यूशन आपको खुद से करना पड़ेगा ना। तो यही 10 टेस्ट सीरीज है इस पीडीएफ में। जो अलग से हम आपको मैथ रीजनिंग करंट अफेयर जीके यूपी जीके प्रोवाइड करेंगे ना, वो सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको खुद से सॉल्व करना है भाई। तो टीम मुझसे बहुत बार कह चुकी, तो इसमें हम बताना जरूरी समझा। ओके, मिलेगा आपको ये कैसे भाई? ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इस पे आपको मैसेज करना व्हाट्सएप, तो तुरंत आपको टीम से बात हो जाएगी, आपको प्रोवाइड कर देगी। मात्र लेकिन 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ आपको पे करके इतना पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा भाई। तो आपको अपने परीक्षा में जाने से पहले इसको पढ़ना है एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? बताएंगे आप सभी। तो ट्रोपोस्फियर होती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है? भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? सभी बताएंगे। तो धारवाड़ में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? हल करिए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? तो धौलावीरा से मिले थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करिए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य से संबंधित है, बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, ये तो ठीक लग रहा है। बिंबिसार, लेकिन जो बिंबिसार थे क्या गुप्त वंश से संबंधित थे? नहीं, ये तो हर्यक वंश से थे भाई। किस वंश से संबंधित थे बिंबिसार? हर्यक वंश से थे। तो यही आपका गलत युग में है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज राजा चोल से थे, बिल्कुल कनिष्क कुषाण वंश से थे। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो साथियों, किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर समा को दिया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था?
तो आप सभी को यदि याद होगा तो कलकत्ता में सबसे पहली बार गया था, तो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1911 में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए किस वर्ष में कैबिनेट मिशन भारत आया था? सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए किस वर्ष में कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था? तो 1946 में आया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है? बताएंगे आप सभी। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे। 38 प्रश्न जीके कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी का स्कोर पूछेंगे। ओके। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप सभी को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो सर जी 25 वर्ष होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 ईस्वी में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 ईस्वी में जोड़ ली गई थी? तो संथाली को जोड़ी गई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। सिरके यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या होता है? विनेगर का रासायनिक नाम क्या है इनमें से? तो एसिटिक अम्ल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो पूरे 18 मंडल हैं। ऑप्शन भी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जब हम सवाल को पढ़ रहे हैं ना, एक बार जब हम सवाल को पढ़ेंगे तो आप ट्राई करिए कि उसी में आप अपना उत्तर दे दीजिए, ठीक है। दूसरी बार तो पढ़ के आपको हम उत्तर बता ही देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? बताएंगे आप सभी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो वाराणसी जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है तो किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? सॉल्व करेंगे तो आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? सभी हल करेंगे तो कन्नौज था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक एग्जाम्पल है? तो ये नागर शैली का एक उदाहरण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जैसे मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कथक है, लेकिन भांगड़ा तो पंजाब राज्य का है, तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसका जो मुद्रा है वो क्या है? उसका नाम क्या है? तो टका है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो मिशन इंद्रधनुष है भारत सरकार की किस पहल के साथ यह जुड़ा हुआ है? तो टीकाकरण से ये जुड़ा हुआ है मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 को। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं?
तो गणतंत्र दिवस के दौरान भाई ये तीनों चक्र पुरस्कार के तौर पे प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताएंगे आप सभी, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वर्ष 1949 में किया गया। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादक तथा उत्पादकता दोनों हुआ था? इन फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हुआ था? उत्पादकता में और उत्पादकता दोनों में हुआ था। बताएंगे आप सभी, तो सबसे अधिक गेहूं में हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम उत्तर जो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है, निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? बताइए। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम उत्तर पूर्वी देशांतर रेखा किस जनपद से होकर यह गुजरती है? तो प्रयागराज से गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता इनमें से कौन थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो हर्षवर्धन है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? ये हाल में आपका जो एसएससी एमटीएस का पेपर समाप्त हुआ ना, डायरेक्ट ये सवाल पूछा था, लेकिन ये आपका 2024 में भी सवाल आया था यूपी पुलिस के डायरेक्ट। बताइए, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 में हटाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? भारत की जो अंतरिम सरकार थी वर्ष 1946 ईस्वी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय के कार्यभार किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान संभाले थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल करिए और जीके का लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आप लोग। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो साथियों, किस देश के संविधान से अपनाई गई है भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना है? बताएंगे आप सभी, तो यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 38 जीके का सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि क्या आप सभी का जो हम मैक्सिमम 25 का टारगेट दिए थे, आपने कितना स्कोर किया? बताइए। तो उम्मीद करेंगे भाई 25 सवाल तो आपने सही किया होगा। और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। अब इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। हिंदी में आप लोग अपना स्कोर गिनती करते चलेंगे, काउंट करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा में ह्रीस और स्वरों की संख्या कितनी? बहुत अच्छी तरीके से ये सारे सवाल हमने आपको बताया है। हिंदी भाषा में ह्रीस और स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो पूरे 4 होती है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्न में कंठवर्ड कौन सा है? कंठवर्ड की बात करें, इनमें से कौन सा है? कंठवर्ड एक अ है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बन के आएगा? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? बताइए। तो इसमें कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय में से कौन सा लगा है? प्रत्यय लास्ट में लगा होता है, तो एरा लगा हुआ है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में जो सुंदर है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, यानी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सूरतरु है, पारिजात है, कल्पतरु, लेकिन अमृतत्व तो नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को।
भूगोल का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? भूगोल का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो खगोल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। तो इसमें कर्ता कारक है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए, यानी वो पुल्लिंग हुआ तभी तो स्त्रीलिंग नहीं है। तो जैसे कि संतान, सवारी, बुलबुल, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन भेड़िया स्त्रीलिंग नहीं है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार इनमें से कौन है? तो देव जी हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, राम खाता होगा किस काल का ये उदाहरण है? राम खाता होगा यानी वो संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध लग रहा है कि राम खाता होगा, चाहे खाया होगा या न खाया होगा, खाता होगा दिया है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या बनेगा? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। यानी अनेक क्षेत्रों का भाई अनुभव, यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? बताइए। तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है सूरदास जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल का कवि इनमें से कौन है? बताएंगे आप लोग। तो चिंतामणि हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, महाकाव्य में क्या होता है? बताइए, महाकाव्य में क्या होता है? तो जीवन का बृहत चित्रण होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? चांद का जो मुंह है ना वो टेढ़ा है, तो इसके रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो साथियों जो होरी है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्त मेरे, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सन 1962 में नहीं दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो साथियों पथ भ्रष्ट में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें तो सर जी तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं, तो दोस्त मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो सर जी ग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, सख्यागमन का संधि विच्छेद बनाइए। सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, जब ये जो संकर लिखा है इसका मतलब होता है मिक्सचर, मिलावटी। ये गलत रूप होता है। जो संकर आपका ठीक लिखा रहता है ना, ये शरीफा सवाल आता है। संकर, ये जो आपका प्रश्न में संकर दिया, इसका मतलब कि किसी चीज का मिलावटी है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द का अर्थ है।
ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो वाहन रूढ़ में हुआ है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएंगे आप सभी। युद्ध करने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो युयुत्सु बोलेंगे। युद्ध करने का इच्छुक यानी युयुत्सु बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। आविर्भाव का सही विलोम शब्द बताइए। आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बनाइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। शुद्ध वर्तनी छाटिए। युधिष्ठिर, शुद्ध वर्तनी बताना है आप सभी को। युधिष्ठिर होता है कि युधिष्ठिर होता है? ये गलत है। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है। कवियत्री नहीं होता, कवित्री होता है। तो ये भी गलत है। अवतार बिल्कुल ठीक है, शुद्ध। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। हल्दी शब्द का तत्सम बनाइए। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा, बताएंगे आप सभी। तो हरिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। दीर्घायु किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? दीर्घायु हो किस प्रकार का ये विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो आशीर्वाद बोधक का ये अव्यय है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं है? जैसे सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, कृष्णदास तो हैं लेकिन तुलसीदास नहीं थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो साथियों किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? यानी देखिए, आ जन्म में है, आगमन में है, आदरणीय में, लेकिन आकर्षक में नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सवाल क्या दिया है मेरे दोस्त? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ जन्म में है, देखिए आगमन में भी है, आकर्षक में, लेकिन आदरणीय में नहीं है भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट होगा। आकर्षक में तो आ खुदा है भाई, लेकिन आदरणीय में नहीं है। ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य कौन सा है? मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य पैदा हो रहा है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। सूरदास की भाषा का रूप बताइए। सूरदास की भाषा का रूप इनमें से ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए भाई, लास्ट हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 37 नंबर। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है बताइए। 75 क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी का लास्ट 37वां प्रश्न है। तो बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सा सर्वनाम लगा है? तो बहुत आसान है भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, ये 75 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 75 प्रश्न में से कितना स्कोर बना? सभी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। और आप टारगेट बताइए कि आपका टारगेट कितना बना। क्या मिनिमम आप सभी का 37 प्रश्न सही हुआ इस टेस्ट से? बताइए। तो साथियों, डेली आपको इसी प्रकार क्लास करनी है। जीके हिंदी से मिलाकर पूरे 150 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे, यानी 50% तो यहीं से आएंगे। तो भाई, जानदार शानदार तरीके से मेहनत करिए, एक भी प्रश्न गलत ना हो पेपर में। ओके,
और भी कोई भी डाउट आपके प्रश्न में बनती है, प्रश्न आपका मन में डाउट में चल रहा है, तो हमारे साथ शेयर करिए भाई, क्योंकि डेली का कमेंट हम चेक करते हैं हर एक क्लास का। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके मन में है तो हमारे साथ शेयर करिए भाई, जो भी डाउट चल रही है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। ओके, याद रखिएगा आपके पेपर में सबसे अधिक प्रश्न 55 रीजनिंग के आने वाले, मैथ के केवल 20 प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।